हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 12.2 का इंट्रोडक्शन जानेंगे। 12.2 में दिया हुआ है एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, यानी कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। 12.2 में त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जानेंगे कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और वृत्तखंड किसे कहते हैं। बहुत सारे छात्र एवं छात्राओं को ये नहीं समझ में आता है कि कब वृत्तखंड निकालना है और कब त्रिज्यखंड निकालना है। तो उससे पहले हम लोग समझ लेंगे कि वृत्तखंड कौन सा होगा और त्रिज्यखंड कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, फर्स्ट नंबर त्रिज्यखंड है। तो पहले त्रिज्यखंड को जानेंगे कि त्रिज्यखंड है क्या। त्रिज्यखंड यानी कि सेक्टर किसे कहेंगे। हम सभी जानते हैं कि यह एक सर्कल है, यानी कि वृत्त है, और हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं कि ये वृत्त है, इसका क्षेत्रफल πr² होता है। तो त्रिज्यखंड हमें इसमें कौन सा भाग है, तो यह वृत्त का एक त्रिज्या, ये हमें क्या है, एक त्रिज्या है, और ये भी एक क्या है, त्रिज्या है। यानी कि वृत्त के केंद्र से अनेक त्रिज्याएं खींचे जा सकते हैं। तो इसमें दो त्रिज्या, एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या। दो त्रिज्या क्या किया कि इस वृत्त को यह एक अलग खंड कर दिया, टुकड़ा कर दिया। यानी कि यह जो वृत्त है, यह वृत्त इस प्रकार से बन गया, ऐसे हो गया। यहाँ पे ये अलग हो गया, यानी कि वृत्त जो है उसका त्रिज्या, दो त्रिज्याएं वृत्त को क्या किया, एक खंडित कर दिया, एक बड़ा टुकड़ा बन गया और एक छोटा टुकड़ा बन गया। तो यहाँ पे जो छोटा टुकड़ा है उस टुकड़ा को लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। लघु यानी कि छोटा, और ये जो बड़ा टुकड़ा हुआ उसको दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे, यानी कि दीर्घ यानी कि बड़ा। तो अब ये जो दो त्रिज्याएं हैं, वह दो त्रिज्याएं इस वृत्त को खंडित कर दिया, और साथ ही साथ इस वृत्त का चाप। तो दो त्रिज्या और चाप का जो घिरा हुआ जो भाग है, उसी भाग को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। और इसे हम लोग याद रखने के एक सिंपल तरीके जानेंगे। जैसे कि यह नाम से ही पता चलता है कि त्रिज्यखंड कैसे कहेंगे। त्रिज्यखंड यहाँ लिखा हुआ है त्रिज्य यानी कि त्रिज्या, और खंड यानी कि टुकड़ा। तो त्रिज्या यानी कि त्रिज्या और खंड यानी कि टुकड़ा, यानी कि त्रिज्या के द्वारा जो खंड किया गया, तो यह त्रिज्या है। त्रिज्या के द्वारा जो वृत्त को खंड किया गया उसी को हम लोग त्रिज्यखंड कहेंगे। इस विधि से हम लोग त्रिज्यखंड को याद रखेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि त्रिज्यखंड, हम लोग लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन कि त्रिज्यखंड कहेंगे किसको। तो लिखेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं, देखेंगे यहाँ वृत्त में कितने हैं, दो त्रिज्या। वृत्तीय क्षेत्र, वृत्त का वह भाग, पूरे क्षेत्र का वह भाग ना, जो दो त्रिज्याओं, ये दो त्रिज्याएं है ना, दो त्रिज्याओं
और संगत चाप, इसके साथ एक चाप भी आ रहा है ना, 2 त्रिज्या और एक चाप, संगत चाप से घिरा हो। यहाँ देख सकते हैं 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ है, यानी कि ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, एक क्षेत्र बड़ा है और एक क्षेत्र छोटा है। बड़ा को दीर्घ और छोटा को लघु कहेंगे, है ना। घिरा हो उस क्षेत्र को वृत्त का त्रिज्या खंड कहेंगे। अब यहाँ जानने योग्य यह बात है कि जब पूरे वृत्त का यदि क्षेत्रफल निकालना होता था तो हम लोग पाई आर स्क्वायर से निकाल पाते थे, लेकिन वही वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया। तो वृत्त का एक छोटा सा टुकड़ा मिल गया, तो उस टुकड़ा का क्षेत्रफल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ हम लोग समझेंगे, जब पूरे वृत्त को निकालना होता था तो पाई आर स्क्वायर लगाते थे पूरे वृत्त का निकालने के लिए। तो यहाँ देखेंगे कि पूरे वृत्त, यहाँ जो केंद्र है वृत्त का केंद्र, वृत्त के केंद्र पे टोटल 360 डिग्री बनता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल टोटल क्या है, 360 डिग्री का कोण बनाता है। तो 360 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर करते हैं। तो 360 से 360 कटता है तो 1 बचेगा, और 1 से पाई आर स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा पाई आर स्क्वायर। यानी कि पूरे 360 डिग्री पे यदि निकालते हैं तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला। अब हम लोग ये भी जानते हैं, अब यहाँ वृत्त को 2 भाग में कर देते हैं। यह वृत्त है और इसके 2 भाग, यानी कि व्यास जो है से वृत्त को 2 भागों में खंडित करता है। तो यहाँ पे हम व्यास बना दिए, यानी कि वृत्त को 2 भाग में हम डिवाइड कर दिए। अब पूरे क्षेत्र था उसका 360 डिग्री का बन रहा है, अब हाफ कर देने पे 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम लोग सिर्फ इतना दूर को देखते हैं निकाल करके। तो इतना दूर का क्या है, तो 180 डिग्री। तो लिखेंगे 180 डिग्री बटा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये 0 से 0 कटा, 18 से 36 2 बार में, यानी कि 1/2 पाई आर स्क्वायर। और हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि वृत्त का जो टुकड़ा है, जो खंड है, उस खंड का क्षेत्रफल इसका थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है, जो ऊपर में थीटा है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि वृत्त को यदि 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं तो वह क्या कहला जाता है, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश कहला जाता है, तो चतुर्थांश का जो 1 भाग है वह 90 डिग्री का होता है। आप 90 डिग्री को करके देखते हैं, 90 डिग्री बटा 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर कर दिए। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो गया, यानी कि 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि 1/4 पाई आर स्क्वायर चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है। तो हम लोग एक चतुर्थांश का 90 डिग्री पर निकाल रहे हैं, तो 1/4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है। यानी कि वृत्त का जो खंड है उसका क्षेत्रफल थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है। यानी कि वृत्त का जो टुकड़ा है वह उसके थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हम लोग जितना कम थीटा पे रहेगा या जितना ज्यादा डिग्री का कोण बनेगा, उस कोण के आधार पर उस वृत्त का, उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। तो हम लोग कह सकते हैं
कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है तो ऊपर वाला थीटा बदलते जा रहा है परंतु नीचे वाला थीटा नहीं चेंज हो रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होगा, क्योंकि ऊपर वाला थीटा हमेशा चेंज हो रहा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने में, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने में, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालने में, यानी कि वह निर्भर कर रहा है थीटा के ऊपर। यानी कि थीटा को कम करेंगे क्षेत्रफल कम आएगा, ज्यादा करेंगे क्षेत्रफल ज्यादा आएगा, यानी कि उसका क्षेत्रफल थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। ये हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ त्रिज्यखंड का जब क्षेत्रफल निकालना होगा तब। अब हम लोग यहाँ जानेंगे कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगा। यहां भी एक वृत्त लेते हैं, वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर आता है वृत्त का परिमाप। अब वृत्त का परिमाप निकालते हैं तो 2 पाई आर आ जाता है। सेम कंडीशन यहां भी है, जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल रहे थे उसी तरह से। यह त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है ना। जब ये इसको आधा भाग कर देते हैं तो आधा भाग करने में या ये इतना डिग्री का कोण बन रहा है या यह वृत्त का यदि चतुर्थांश कर दिए है ना, तो यहाँ पर भी यह भाग थीटा के ऊपर ही निर्भर करेगा। जैसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में निर्भर कर रहा था उसी तरह से अब यदि हम लोग इसका परिमाप ज्ञात करते हैं तो 2 पाई आर आएगा। यदि हाफ कर देते हैं तो हाफ का क्या हो जाएगा, तो थीटा के ऊपर यानी कि यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनाएगा, 180 डिग्री बटा 360 डिग्री और 2 पाई आर है ना। नहीं हाँ 180 डिग्री। अब काटेंगे इसको, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि सिर्फ इसका क्या हो जाएगा पाई आर। अब पूरे सर्कल का जब निकालना होता है तो उसमें क्या कर देते हैं 360 डिग्री बटा 360 डिग्री गुने 2 पाई आर। ये देखिए कट गया तो क्या बच गया 2 पाई आर। यानी कि यह वृत्त क्या हुआ थीटा के ऊपर निर्भर कर रहा है उसके परिमाप के लिए। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं चाप की लंबाई बराबर थीटा बटा 360 2 पाई आर। यह हमें चाप की लंबाई इससे प्राप्त हो जाएगी। अब हम लोग आगे देखेंगे वृत्तखंड। तो वृत्तखंड को जानेंगे कि वृत्तखंड क्या है। तो वृत्तखंड के लिए भी हम यहाँ एक सर्कल बना रहे हैं। यह वृत्त बना और वृत्त को क्या किए कि ऐसे ऐसे काट दिए। अब यहाँ 2 खंड हो गया, 2 टुकड़ा बन गया, एक टुकड़ा ए और एक टुकड़ा ए, यानी कि वृत्त का एक छोटा भाग और वृत्त का एक बड़ा भाग, यानी कि वृत्त का एक छोटा टुकड़ा वृत्त का एक बड़ा सा टुकड़ा ऐसे खंडित हुआ। तो वहां त्रिज्या टुकड़ा कर रहा था परंतु वहां त्रिज्यखंड में त्रिज्या इसको खंडित कर रहा था। त्रिज्या के बीच वाला भाग हो रहा था, त्रिज्या और चाप का बीच वाला भाग। यहाँ पे हमें क्या हो रहा है कि इसमें त्रिज्या और चाप के बीच वाला भाग नहीं है। यहाँ इस भाग को यानी कि वृत्त का एक टुकड़ा प्राप्त हो गया, यानी कि जीवा उसको खंडित कर दिया।
तो जीवा जब दो भागों में जब डिवाइड कर देता है तो वह वृत्तखंड बन जाता है। यहाँ हम लोग इस नाम के ऊपर भी याद रख सकते हैं, वृत्त यानी कि वृत्त सर्कल और खंड यानी कि टुकड़ा, वृत्त का टुकड़ा जो त्रिज्या द्वारा नहीं जीवा द्वारा खंडित हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड का हम लोग वृत्तखंड को हम लोग लिखेंगे, कैसे परिभाषित करेंगे, इसको लिखेंगे वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच में परिबद्ध हो। परिबद्ध हो उसे उस वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं, है ना। यहाँ देखें, चाप के बीच में एक जीवा और संगत चाप के बीच में स्थित हो, एक जीवा और संगत चाप के बीच में जो क्षेत्र स्थित है उसी को हम लोग वृत्तखंड कहेंगे। अब देखेंगे कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो यहाँ सोचने वाली यह बात है कि यह एक क्या बन रहा है, यह एक त्रिज्य खंड बन रहा है और त्रिज्य खंड में ही स्थित है वृत्तखंड। यह जो त्रिज्य खंड बन रहा है वह त्रिज्य खंड में ही स्थित है एक वृत्तखंड और एक त्रिभुज, यानी कि यह त्रिज्य खंड जो है से एक वृत्तखंड और त्रिभुज से मिलकर के बना हुआ है, लेकिन हमें सिर्फ प्राप्त करना है क्या, वृत्तखंड। तो यहाँ हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग त्रिज्यखंड के बारे में जान चुके हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ सोचने योग्य ये बात है कि जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके और इतना दूर का वृत्त को यदि काट करके हटा दिया जाए तो हमें सिर्फ क्या बचेगा, एक वृत्तखंड बचेगा। तो सेम यहाँ पर वही चीज लागू होगा, वो भी क्या करेगा, थीटा के ऊपर ही निर्भर करेगा। ठीक है, यानी कि यह त्रिज्यखंड में से यदि त्रिभुज को घटा देते हैं तो हमें वृत्तखंड बचेगा, वह हमें वृत्तखंड का सूत्र बनेगा। यानी कि लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। जब हम इतना का प्रयोग करेंगे थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर तो हमें इतना दूर का क्षेत्रफल प्राप्त होगा, लेकिन हमें इतना चाहिए तो त्रिभुज को घटाना होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ नाम लिख लेते हैं, केंद्र को मान लिए, ए मान लिए, यहाँ बी मान लिए और यहाँ सी मान लिए, यानी कि हम लोग ओ ए बी सी इतना दूर के क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर में से माइनस करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, ए ओ सी, ए वाला। तो वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको
बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। और इस तरह से सरल भाषा में, सरल तरीका से और वीडियो प्राप्त करने के लिए कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसी तरह का वीडियो देखकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाए और सही तरह से मैथ को समझ सकें। धन्यवाद।